आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। यार इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा शानदार 10,000 MCQ का कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। अब सिर्फ 100 कूपन कोड बचे हैं। जैसे ही आप 10,000 कूपन कोड यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ये कोर्स है। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, तो आइए अवेल करिए इसे। और अभी आपको पता है NTPC से लेकर SSC, रेलवे सबकी वांट्स आई हैं। तो क्या क्या है? इलीगल कोल माइनिंग, क्रीमी लेयर, अगरवुड, रिड्यूसिंग प्राइसेस ऑफ ड्रग्स। चलिए सबसे पहले इलीगल कोल माइनिंग की बात करते हैं। जिया हो बिहार का लाला। गैंग्स ऑफ वासेपुर भैया किसने देखी है कमेंट बॉक्स में बता दो। मेरी तो फेवरेट पिक्चर थी। जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के आया था तो फिर मैं सोया नहीं था 1 हफ्ते तक, क्योंकि वही पिक्चर घूम रही थी, है ना। बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा भैयल। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पिक्चर थी यार, है ना। कहाँ गाड़े थे। सो 13 जुलाई को क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोल माफिया पे थी वो। 13 जुलाई को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 3 वर्कर्स की डेथ हो गई। अब सांस नहीं आ रही थी, दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। उसकी वजह से जो गुजरात में इलीगल कोल माइन, आप देखिए अगर इलीगल है तो आप समझ ही सकते हो वो इलीगल ही है, कानूनी तौर पे तो वो है नहीं, वैध नहीं है। तो अब जो वैध अवैध का जो डिफरेंस होता है, आपको पता है वैध है तो सब सारी चीजें वहां पे फॉलो की जाती है। अब अवैध में तो कुछ फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसीलिए गुजरात के सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में जो कोल माइनिंग है जो इलीगल है, वहां पे 3 वर्कर्स की डेथ हो गई। अब भाई क्योंकि इलीगल है तो वहां पे ना हेलमेट था ना मास्क था, और वही है कि कोल माइन है तो भाई वहां टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती रहती है। इन्होंने इनहेल कर दी, सूंघ लिया और मर गए। तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, ठीक है ना। अब यहां पे कल्पेबल होमिसाइड का मतलब यह है कि मार दिया लेकिन मारने की इच्छा नहीं थी, मर्डर नहीं है ये 4 इंडिविजुअल्स के खिलाफ, क्योंकि आपने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए। तो ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। जून 2023 में भी ऐसे ही झारखंड के धनबाद में इलीगल माइन कोलैप्स हो गई थी, जिसमें काफी 3 लोग मारे गए थे और उसमें 10 साल का एक बच्चा भी था। सेम अक्टूबर 2023 में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें अगेन 3 लोगों की जान गई। तो इलीगल कोल माइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं कि जो कोयला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी 80% एनर्जी जो है वहीं से ही आ रही है। तो कोल जो है वो नेशनलाइज है, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 2 फेजेस में। सबसे पहले तो कोकिंग कोल, जिसको स्टील प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। स्टील जो हमारे यहां बनता है ना, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्टील सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोकिंग कोल से हम स्टील बनाते हैं। तो एक तो ये 1971-72 में, और ठीक 1 साल बाद नॉन कोकिंग कोल माइंस, यानी कि बाकी सारी चीजों के लिए जो यूज होता है उसको भी नेशनलाइज किया गया। यानी कि एक तरीके से कोयला सरकार के हाथ में है। अब भाई आप नेशनलाइज का मतलब क्या है? एक्ट आया, तो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 कोल माइनिंग एलिजिबिलिटी भारत में गवर्न कर रहा था। अब जितनी इलीगल माइनिंग है इट फॉल्स अंडर स्टेट ड्यूरिसडिक्शन। तो जो राज्य है, देखिए जो इलीगल माइन है वो राज्यों के पास है। भाई वैसे तो भारत राज्यों से ही बना है, तो जो प्रॉब्लम आती है वो राज्य ही एड्रेस करेगा, राइट। तो यही है। अब जैसे कई बार क्यों इलीगल, आखिरकार भारत में देखिए बहुत सारी चीजें इलीगल है लेकिन माइन ही इलीगल है। इतनी बड़ी माइन है ना, आप ये समझिए कि रॉकी भाई इतनी बड़ी माइन चला रहा है इलीगल, पता ही नहीं कि सरकार को, ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि पहली बात डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बताया कि भारत का 55% एनर्जी का एक आधी एनर्जी जो है कोयले से आती है। मैंने 80% बोल दिया था, वो एक्चुअली बिजली का था, लेकिन भारत की आधी एनर्जी, आधी से ज्यादा एनर्जी कोयले से आती है, ठीक है। तो भाई कई बार लीगल सप्लाई इतनी हो नहीं पाती तो इलीगल माइनिंग होती है। उसके बाद जैसे कोल रिच एरियाज हैं, वो जैसे क्या है ना कि जैसे झारखंड है। अब अनफॉर्चुनेटली झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहां पे कोल माइंस लोकेटेड हैं, आप ये समझिए कि वैसे तो इन एरिया को सबसे अमीर होना चाहिए, क्योंकि कोयला एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन बहुत बड़ा रिसोर्स है। लेकिन यहां पे आपको बहुत गरीबी मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो कई बार क्या होता है ना, जो लोकल्स है वो इलीगल माइनिंग की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना तो नामुमकिन है। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पहले यही कोल माफिया हुआ करते थे, सब नहीं, और बाद में आज ये पॉलिटिकल लीडर बन गए, है ना। रामाधीर सिंह, वही गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह, वो पहले माफिया था और उसके बाद में वो MLA बन जाता है, विधायक बन जाता है। हजरात हजरात हजरात, वीक एनफोर्समेंट। रिमोट एरिया में बहुत दूर दूर आप थोड़ी ना जाओगे देखने,
और अगर जाओगे भी तो थोड़ा बहुत पैसे देके वापस भेज दिया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट ही नहीं है माइनिंग रेगुलेशंस को लेकर, जिसकी वजह से इलीगल माइनिंग हमको देखने को मिलती है। और टेक्निक्स जो है वो बहुत ही पुरानी है, जैसे छेद करके निकाल लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसे लीगल माइनिंग में तो प्रॉपर टेक्निक होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक टेक्निक्स, सेफ प्रैक्टिसेस, इलीगल है तो ये कुछ भी फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते नहीं हैं। जो माइनर्स हैं उसमें प्रॉपर सेफ्टी गियर्स नहीं रहते हैं, रेस्पिरेटरी इशूज से लेकर पॉइजनिंग तक ये इश्यूज हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। अब क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट होता नहीं है, गुफा में जाके अंदर जाके आपको कोयला निकालना पड़ता है, तो कई बार धमाके से जो है वो माइन दब जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, और खतरनाक गैसेस भी रिलीज होती है, जैसे लेड और मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ट्रेनिंग नहीं होती है भाई, यहाँ पे बस पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए किसी को भी आप रख लोगे, वो पैसे के लिए आपके लिए काम करेगा ही करेगा। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी वजह, और ऑपरेटर नेग्लिजेंस भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले तो जो इलीगल कोल माइनिंग इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसमें पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुई है, बट यूनियन गवर्नमेंट कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट अथॉरिटी को दे देता है। तो हाई कोल डिमांड की वजह से इलीगल माइनिंग होती है, और ज़रूरी है कि इसको एड्रेस किया जाए और इसके लिए प्रॉपर कानून बनाया जाए। गवर्नर की ताकत क्या है, पेपर टू जीएस पॉलिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया ये बोला है कि देखिए सरकार तो ठीक है, लेकिन क्या गवर्नर क्रूशियल बिल्स को इनडेफिनेटली होल्ड कर सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्री किया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे अब अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, और राज्य में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है। अब क्या होता है कि गवर्नर कौन है, सेंटर अपॉइंट कर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट आपको पता है कि केंद्र की बैकिंग रहती है। तो भाई होता क्या है कि जो गवर्नर है वो कई बार क्या केंद्र के लिए काम करता है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब कोई कांग्रेस बिल लाई, अब बिल आपको पता ही है कि आपको एसेंट चाहिए, भाई वो हाउस में पास होने के बाद आपको गवर्नर का एसेंट चाहिए, तो गवर्नर उसको रख लेगा और लौटाएगा नहीं, फिर प्रेसिडेंट को भेज देगा। इसके मतलब डिले होते रहता है, राइट। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है वो सेंटर के एडवाइस पे ही काम करता है, जो भाई केंद्र में होगा उसी के एडवाइस पे काम करेगा, यूनियन ऑफ मिनिस्टर। तो कई बार राज्यों में यूनियन का, केंद्र का इंटरफेरेंस हमको देखने को मिलता है। तो अब ये फेडरलिज्म तो हुआ नहीं, ये तो एक तरीके से सेंट्रलिज्म हो गया। भाई फेडरलिज्म का मतलब यही है ना कि आप केंद्र के पास भी उतनी ताकत है, राज्य के पास भी उतनी ताकत है। तो केरल ने ये पिटीशन फाइल की कि गवर्नर साहब हम कोई भी बिल भेजते हैं तो वो रख लेते हैं। अब आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव होता है हमारा गवर्नर, तो अब यहाँ पे जो गवर्नर की पावर है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी, पीएससी। देखिए जो आप एक चीज समझिए, पॉलिटी में एक चीज बहुत बढ़िया है, आप सेंटर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप स्टेट में, बस वर्ड्स बदल जाते हैं। जैसे पीएम का यहाँ सीएम हो गया, प्रेसिडेंट का यहाँ गवर्नर हो गया, सारे काम एक हैं, सारे काम। तो आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो भैया देखिए, जो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है वही इनके पास है। कोई भी बिल आर्टिकल 200 के हिसाब से ये प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए दे सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन की बात करता है, 159 आप देख सकते हैं टर्म की बात करता है। तो केरल की पिटीशन यही है कि भैया जो गवर्नर साहब है वो बिल लौटाते ही नहीं है ना, 2 साल तक बिल रख लेते हैं। अब आप ये समझिए कि हमने बहुत पहले बिल्स भेजे थे और उसमें से बहुत कम इन्होंने प्रेसिडेंट को दिए हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट को मतलब ये समझ में नहीं आता ऐसा, तो सेंटर स्टेट रिलेशन इससे हैम्पर होते हैं कि गवर्नर जो है वो देख के बिल लौटा देते स्टेट असेंबली। अगर कोई ऑब्जेक्शन थे तो हम लोग देख लेते उसे, लेकिन ये तो बिल ही रख लिए हैं। तो जो लोग हैं केरला के भाई, जो कि कानून से चलता है सब कुछ, और जब कानून ही नहीं बन पाएगा तो कैसे कोई राज्य हम चला पाएंगे या कोई लोगों के लिए बिल ला पाएंगे। तो सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल, जयदीप गुप्ता, सी के शशि जो है ये केरल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यही बोला कि जो गवर्नर की पावर है क्या वो बिल हमेशा के लिए रिजर्व कर सकता है? ये लिमिटेड होनी चाहिए ना, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कन्फाइन होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 213 में है। तो स्टेट ने यही आर्ग्यू किया कि जो गवर्नर के एक्शन है, जो राज्यपाल के एक्शन है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगाड़ रहा है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में बैलेंस है, चेक्स एंड बैलेंस है। यहां पे बैलेंस बिगड़ रहा है। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो ज्यादा ताकतवर हो रही है लेजिस्लेटिव से, तो फेडरल स्ट्रक्चर गड़बड़ा रहा है। तो आप जरा देखिए,
तो कोर्ट ने फिर यहाँ पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला कि जो कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, आप चिंता मत करिए और हम देखेंगे, इसकी पेटिशन हमने एक्सेप्ट कर ली है। और एडिशनल सेक्रेटरी जो केरल गवर्नर और होम मिनिस्ट्री, दोनों को ही यहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है। तो चीफ जस्टिस ने ये भी बोला है केरल और वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल का भी यही मामला था कि जो भी लीगल इशू है आप हमको बताएं, हम देखेंगे। अब ब्रॉडर इम्प्लीकेशन यही है कि तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ अपोजिशन की सरकार, और हर जगह यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो जितनी भी पिटीशन थी कंपाइल करके आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आओ, ठीक है ना, और आप हम यहाँ पे इंटरवीन करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे। अगर कुछ होगा तो भाई एक्शन भी लेंगे, ठीक है ना, जो डिस्क्रिशनरी पावर उसको भी लिमिट करेंगे। तो अगली हियरिंग जो है वो 20 अगस्त को होगी और आउटकम जो है वो बहुत, मतलब ये समझिए ये भी एक हिस्टोरिक डिसीजन हो सकता है। उसके बाद ड्रग्स की प्राइजेस को इशू करना, भैया वो वाले ड्रग्स नहीं है, रिड्यूस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं ड्रग्स से दवाइयाँ बनती है। ड्रग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो निर्मला सीतारमण 2024 में ये बोला है कि हम कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन देंगे। आपको पता है कस्टम ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है ना। तो जो कैंसर ड्रग है, तो बड़े खतरनाक नाम है, ट्रस्टुजुमाब, डेरोक्सिटिकैन, ऑसिमेटिनिब और डुर्वालुमाब, ये जितने ड्रग्स है ये कैंसर ड्रग्स हैं। आगे आने वाले समय में कैंसर का इलाज जैसे ही होगा, इंजेक्शन लगाएगा, एक इंजेक्शन लगाएंगे और आपका कैंसर खत्म, आपका ट्यूमर खत्म, मतलब आपको कभी ना हो ट्यूमर, भगवान करे। तो ये इस पे हम कस्टम ड्यूटी हटा रहे हैं, यानी कि ये दवाइयाँ और सस्ती हो जाएंगी। 10% के करीब थी, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख की दवाई है तो ये 1,10,000 की पड़ती थी, तो अब 10,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा ताकि इंडियन पेशेंट्स को ये ड्रग्स मिल सके। वैसे बड़े महंगे ड्रग्स हैं ये, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कितने के आते हैं, मैंने तो खाली 1 लाख ऐसे ही बोल दिया था। तो ये बेसिकली कैंसर ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जैसे वैसे तो अगर कैंसर का इलाज करना है तो आपके पास कीमोथेरेपी होती है, आपके पास रेडियोथेरेपी होती है। इसमें बेसिकली कैंसर को, जो जैसे हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है, लेकिन अगर कैंसर हो गया तो उस ट्यूमर को हटाएंगे और उसके बाद रेडिएशन से ये हम सुनिश्चित करेंगे कि वो दोबारा ना आए। लेकिन यहाँ पे कोई रेडिएशन की बात नहीं है, यहाँ आप खा सकते हैं या फिर इंजेक्ट किया जा सकता है, और ये ड्रग जो है वो आपके कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो कमाल की ये तो इनोवेशन है, क्योंकि भाई देखिए कैंसर कैसे होता है, आपके जेनेटिक में चेंज आएगा, आपके जीन में चेंज आएगा और आपके सेल जो है उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगेगी, ओके। और सबसे बड़ी बात, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, बाल झड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे आप, इतना आसान नहीं होता, लाखों की सर्जरी होती है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी भी दी जा रही है कि इम्यून सिस्टम को ऐसे ट्रेन करें ताकि अपने आप कैंसर सेल को वो आइडेंटिफाई करके अटैक किया जा सके। तो अब ये जो ड्रग है, जैसे ट्रस्टुजुमाब, डेरोक्सिटिकान की बात करते हैं, तो इसमें वही एंटीबॉडी है, आपको दिया जाएगा ये, और कैंसर को ये खत्म करता है। और 2019 में ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसको अप्रूवल दिया गया था, फिर 2021 में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, और उसके बाद फिर इसको टिश्यू एग्नोस्टिक के लिए भी 2023 में अप्रूवल मिल गया। अब इसकी जो, अरे बाप रे, 1 लाख नहीं है, 1,06,000, 1.5 लाख की ये ड्रग आता है। फिर ऑसिमेटिनिब, अगेन ये 1.5 लाख का आता है आपको। ये 10 पिल, बाप रे, 10 पिल आती है 1.5 लाख की, ठीक है। अब तो खैर एक 40-31 की आ जाएगी, लेकिन फिर भी यार, और आपको डेली लेनी पड़ती है, मतलब यार बहुत महंगा है ये। तो अब हालांकि आगे आने वाले समय में डेफिनेटली सस्ता होगा। अगेन ये टारगेटेड, ये लंग कैंसर के लिए है, तो लंग कैंसर और उसकी जो एपिडर्मल ग्रोथ है उसको कम कर देता है, और जो लाइफ कैंसर, मतलब जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ को बढ़ा देता है। अब ये भी अगेन 10 ml का जो वायल आता है इंजेक्शन से, इसकी भी 1.5 लाख है। तो इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट है, ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। लंग्स कैंसर हो गया, ब्लैडर, लिवर कैंसर हो गया, इन सबको ये ठीक करता है, राइट। तो एक ये है। अब कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन यही है कि भाई कैंसर पेशेंट्स पे, भाई अब जैसे 1.5 लाख का, अब 1,35,000 का मिलेगा, 10% हटा जाएंगे तो भाई 15,000 भी फिर भी बहुत कुछ भी मिल रहा है यहाँ पे। 15,000 भी एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो जो पेशेंट्स के ऊपर इतना पैसा उनको खर्च करना पड़ता है वो कम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, तो इसीलिए सबने इसकी तारीफ की है, क्योंकि देखिए कैंसर, भारत कैंसर कैपिटल भी बनता जा रहा है। 2022 में लगभग 14.5 लाख नए केसेस आए थे, ये रिपोर्टेड केस है, बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड होते हैं। 2021 में 14.5, मतलब एक तरीके से 14.2 लाख थे, और 2022 में 14.6 लाख है, यानी कि साल दर साल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में 13.9 थे, तो 40-40 हज़ार से केसेस बढ़ रहे हैं, और कैंसर डेथ्स भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2022 में 8 लाख के करीब कैंसर डेथ्स हुई थी,
वुमेन्स हर एक लाख पे 103, और जो मेन है वो हर 1 लाख पे 94। तो कॉमन कैंसर क्या है? प्रोस्टेट कैंसर जो आदमियों में ही होता है, माउथ लंग कैंसर, टंग कैंसर, स्टमक कैंसर, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स, ठीक है ना, और लंग्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। अभी आपने देखा था ना, वो पूनम पांडे ने बड़ा इस पे बखेड़ा खड़ा किया था कि उसकी मौत हो गई सर्वाइकल कैंसर से। खैर उसकी बात तो कम से कम सर्वाइकल की होने लगी थी। तो टारगेटेड थेरेपी जो है वो सस्ती है, ठीक है, अगर हम लंग और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डेफिनेटली इस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब ओबीसी क्रीमी लेयर भैया क्या ही बताया है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक डिसीजन आया, हम सबको पता है। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात नहीं है, ओबीसी के क्रीमी लेयर की बात है। पूजा खेड़कर का पहली बात तो कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी 8 लाख से ऊपर की आपके पास पूरी। देखिए क्रीमी लेयर में ना 2 कैटेगरी है, एक है सरकार की, मतलब एक सरकारी जॉब जिसके पास है, और एक प्राइवेट। अब सरकारी जॉब जिसके पास है उसको देखते हैं वो ग्रेड ए और ग्रेड बी का ऑफिसर तो नहीं है। मतलब मान लीजिए आपके पिता ग्रेड ए या ग्रेड बी या IAS IPS है या बहुत बड़ी पोस्ट पे, तो आप क्रीमी लेयर के अंडर आओगे, आपको रिजर्वेशन ओबीसी में जो रिजर्वेशन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी होती है प्राइवेट की। प्राइवेट में अगर 8 लाख से ऊपर आपकी सैलरी है साल की, यानी कि 60-70 हजार महीना आप कमाते, तो भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब पूजा खेड़कर जो हैं, इनकी तो करोड़ों में भैया, इनकी फैमिली अरबपति है, इन्होंने सब छुपाया। 12 अटेम्प्ट दिए, 9 होते हैं ओबीसी के लिए, 12 अटेम्प्ट दे दिए, तो इसीलिए इनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया गया। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कल के करंट अफेयर में आगे एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया है SC/ST कम्युनिटी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अब SC/ST में भी सब कैटेगराइजेशन होगा। इसमें मैंने लेक्चर भी कवर किया था। आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे, अब यहाँ राज्य के पास पूरी ताकत है, अभी तक प्रेसिडेंट के पास ताकत थी आर्टिकल 341 342 के तहत, कि कौन सी जो कास्ट है वो शेड्यूल ट्राइब, मतलब कौन से कम्युनिटी को हम शेड्यूल कास्ट में लेके शेड्यूल ट्राइब। लेकिन अब राज्यों के पास भी ये ताकत आ गई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन हम कास्ट का कर सकते हैं। आर्टिकल 15 और 16 जो है वो इक्वालिटी बोलता है कि सारे सिटीजन्स को सरकारी पॉलिसी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। 15% SC और 7.5% ST के लिए कोटा है, 23% ये हो गया, और उसके बाद 27% जो है वो ओबीसी के लिए। अब इंदिरा स्वानी केस आया था 1992 में, उसमें ये बोला था कि 50% से कोटा नहीं जाएगा, मैक्सिमम 50% तक रिजर्वेशन हो सकता है, उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 1990, जो VP सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको लागू कर दी थी, ठीक है ना। 2005 में रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी आ गया, प्राइवेट, और 2019 में 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी दिया गया। तो जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वानी केस में बोला था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा, 50% रिजर्वेशन उससे ज्यादा नहीं जा सकता। और 1993 में जस्टिस रामानंदन प्रसाद की कमेटी आई थी, उन्होंने क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया था कि जिनकी 8 लाख रुपए, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, वो नहीं हो सकता। तो करंट इशू यही है कि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है, और कुछ एप्लीकेंट्स के ऊपर यह आरोप लगा कि फर्जी सर्टिफिकेट ये बनवा देते हैं। अब जैसे हमने देखा ना, पूजा खेड़कर ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और रिजर्वेशन का लाभ लिया, तो यही देखने को हमको मिला है। रोहिणी कमीशन ने बताया कि 97% जो रिजर्व जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स हैं वो कौन लेता है, ध्यान से देखिएगा, 25% ऑफ द ओबीसी कास्ट, यानी कि मैक्सिमम रिजर्व जॉब्स, रिजर्वेशन का लाभ किसको मिल रहा है, ये बहुत ही कम कास्ट को मिल रहा है। मैक्सिमम का 75% कास्ट को रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलता। यह हिसाब किताब है। सिर्फ 2600 ओबीसी कम्युनिटी हैं, उनमें से 1000 कम्युनिटी का 0 रिप्रेजेंटेशन है, और यही SC/ST कैटेगरी में भी हमको देखने को मिल रहा है। सिर्फ 60% इस समय रिजर्वेशन है अगर EWS की बात करते हैं। तो यह हिसाब किताब है। तो वे फॉरवर्ड यही है कि सबसे पहले तो जो ऐसे सर्टिफिकेट इशू करता है, जो लूपहोल्स यूज करता है, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। और जो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन आया कि SC/ST पे भी हो, है ना। रिजर्व कम्युनिटी जो है उनकी वैकेंसी जो है वो फिल की जा सके, बैकलॉग्स ना हो, राइट। आखिरी हमारा करंट अफेयर अगरवुड, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो कि हमने अपना लक्ष्य बैच चलाया हुआ है, 10,000 रुपए का 1 साल का, और साथ ही साथ हमने अपना आंसर राइटिंग कोर्स भी चलाया हुआ है। तो भारत ने सक्सेसफुली प्रिवेंट किया है जो एक्विलिरिया होता है ना, अगरवुड जिसको बोला जाता है, इसका हर एक पेड़ का जो नाम होता है वो एक साइंटिफिक होता है। तो एक्विलिरिया
मेलिसेंसिस, ठीक है ना। साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स। अब इसमें भारत ने इसको प्रिवेंट कर दिया, मतलब कि आप इसको इसमें नहीं लेके आओगे। एक्चुअली क्या है कि साइट्स ने एक न्यू एक्सपोर्ट कोटा अगरवुड के लिए बनाया, और जो उसका डेरिवेटिव है, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा में ये अगरवुड जो है वो मिलता है, और ये फार्मर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब साइट्स की लिस्टिंग क्या है कि ये जो अगरवुड है, ये अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स 1995 में ये इसको लिस्ट किया गया था भारत के प्रपोजल्स को लेकर। अब इसको इसमें से हटा दिया गया है। तो रीसेंट एक्सक्लूजन का मतलब यही है कि इट वाज सपोर्टेड बाय नॉन डिटरमिनेंटल फाइंडिंग स्टडी, एक प्रॉपर स्टडी की गई जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और MOEFC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने की। अब उसमें यह देखा गया कि भाई जो नया एक्सपोर्ट कोटा है, मतलब हम जो बाहर भेजते हैं, उसमें इतने लाख, लगभग 1.5 लाख केजी प्रति साल जो अगरवुड चिप्स हैं और जो पाउडर हैं, ठीक है, उसको यहां पे इंक्लूड किया गया 2000, मतलब अगले 3 साल के लिए, यानी कि 7,500 के करीब, मतलब 7,050 के करीब अगरवुड ऑयल जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया। तो अब भाई इसमें देखिए, पहले रेस्ट्रिक्शन थे। पहले क्या था कि आप अगरवुड नहीं, साइट्स में था तो अगरवुड नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप बेच सकते हो, अभी ये हटा दी गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने नॉर्थ ईस्ट के किसान हैं उनको बहुत ज्यादा, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जब क्योंकि ये बेच नहीं सकते थे तो इसकी कालाबाजारी होगी ही होगी, और इसके ग्लोबल मार्केट प्राइसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो एक्सपोर्ट बैन था, लेकिन इलीगल ट्रेड अच्छा खासा था इसमें। 2017 और 2021 में अच्छी खासी क्वांटिटीज की सीज की गई थी। NDF ने जो स्टडी की उसमें बोला है कि आप जो होम गार्डन्स हैं, प्लांटेशन और प्राइवेट कम्युनिटी है, उनसे आप हार्वेस्ट अलाउ कर सकते हो। वाइल्ड पॉपुलेशन और प्रोटेक्टेड एरिया से, वहां से आप अगरवुड ना कलेक्ट करें, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो 139.89 मिलियन इस समय प्लांट्स हैं भारत में। अब सबसे बड़ी बात, अगरवुड है क्या, कहां इसका यूज होता है? भाई देखिए, अगरवुड एक बहुत ही हाईली वैल्यूड वुड है, समझ रहे हो, और ट्रेडिशनल यूजेस बहुत है, जैसे परफ्यूम्स में इसको यूज किया जाता है, एयर फ्रेशनर्स के लिए, और मेडिसिनल एप्लीकेशंस की बहुत है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी रूमेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो एक समझ लीजिए कि इस एक में इतना कुछ, एक अमृत है, एक वरदान है ये हमारे लिए, समझ रहे हो। अब ये नेचुरली भी हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन, या आर्टिफिशियली भी हो सकता है, ठीक है ना। 6 से 8 साल लग जाते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भैया 1 अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर थे। बाकी अब आज के करंट अफेयर्स हम कल लेके आएंगे, मतलब 2 अगस्त की करंट अफेयर्स कल लेके आएंगे। और हाँ, जब ये सारे पूरे हफ्ते, पूरे महीने के करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे, तो महीने में मैं सारे कंपाइल करके करंट अफेयर आपको दे दूंगा। इसकी PPT आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।